In progress. चलो देखना, नेक्स्ट वाला देखना। cos x को इंटीग्रेट करना है। cos x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है sin x के बराबर। इसमें लिमिट डाल देंगे 0 से 90 तक, 0 से π/2 तक। ठीक है, अपर लिमिट पुट करो तो sin π/2 बन जाएगा। लोअर लिमिट पुट करो तो sin 0 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्या दे रखा है, cos x को इंटीग्रेट करना है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x के बराबर। cos का इंटीग्रेशन होता है sin के बराबर, तो ये sin लिख लिया अपन। इसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ डालेगी, माइनस का π/2 से प्लस का π/2 तक। अपर लिमिट डालो तो sin π/2 हो जाएगा। लोअर लिमिट डालो तो sin के साथ माइनस का π/2 आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव को आप बाहर ला सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिव को बाहर लाओगे तो ये माइनस और ये माइनस कुल मिला के हो जाएगा प्लस, और यहाँ बच जाएगा साइन का π/2। यहाँ पर भी बच जाएगा साइन का π/2। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 और ये 1, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये चलो इसके बाद यहाँ पर है ना काफ़ी सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह सबके। ठीक है, तो अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो रेफ़र कर सकते हो उसको। ठीक है, एरिया वॉल्यूम सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। वेक्टर पे आ गए। चलो, वेक्टर का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। अच्छा, पता है एक मूर्ख को ये नहीं पता कि 90 डिग्री का मतलब, सॉरी π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। जिसका ये डाउट था ना कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, उसको ये नहीं पता है कि π/2 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है। यही तो मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को। जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जो याद रखना चाहिए, वो नहीं करोगे तुम क्या फालतू दिमाग चलाओगे, फिर तुम्हारी नींद खुलेगी साल भर बाद। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसे बच्चे हैं।
हर साल हम यही देखते हैं, हर साल। मैंने बताया था ना कि कुछ पाई बाय 2 की वैल्यू याद रखना है, पाई बाय 4 की वैल्यू याद रखना है, पाई बाय 3 की वैल्यू याद रखना है, पाई बाय 6 की वैल्यू याद रखना है। कॉपी पढ़ो, 17 बार पढ़ो, याद हो जाएगी अपने आप चीज़ें। हमें फोर्स दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है, तो हमें क्या करना है, मास निकालना है। ठीक है, मास कैसे निकालेंगे, ये वाली इक्वेशन से। फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स हमें दे रखा है, क्या हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? यहाँ पर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में क्या अपन फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36, इसका स्क्वायर होगा 64, ये हो जाएगा 100। कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 200। ठीक है, 10 बाहर आ जाएगा, रूट 2 बचेगा, तो हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दे रखा है 1, तो यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी 10√2 kg के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2। इसके आंसर मार्क करते जाना। हाँ, या तो पैकेज में अलग से लिख लेना, या तो टिक करते जाना। कुछ लोग का 2 आ रहा है, कुछ लोग का 4 आ रहा है। चलो देखते हैं अपन। उन लोगों ने क्या बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और ये होना चाहिए 1 के बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। दोनों साइड स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद बचेगा 0.5 का स्क्वायर, या बनेगा 0.8 का स्क्वायर,
यहाँ पर बनेगा सी का स्क्वायर और वहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये हो जाने के बाद कितने लोगों को 0.5 का स्क्वायर निकालना नहीं आता है? हाँ, 0.5 का स्क्वायर 0.5 में अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल को रिमूव करके 10 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5/10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 25/100। फिर 0.8 का स्क्वायर है तो डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे 10 आ जाएगा, तो 8/10 का स्क्वायर बनेगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 89/100, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 89/100, ये हो जाएगा 11/100, ठीक है। 11/100 मतलब 0.11, तो सी की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला। थर्ड वाला देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर सी आ रहा है, बहुत लोगों का आंसर सी आ रहा है। कुछ का बी भी आ रहा है। जिन लोग का आंसर सी आ रहा है ना, वो लोग सवाल ही नहीं पढ़ रहे हैं। जिनका आंसर सी आ रहा है ना, उन्होंने सवाल पढ़ा ही नहीं है। तुम्हें ये वाला जो सिंबल है, ये प्लस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा ना? ये इक्वल्स टू है। जिन लोगों को पता ना हो उनके लिए बोल रहा हूं मैं, जिनका सी ऑप्शन आ रहा है। करो आराम से सॉल्व, कोई जल्दी नहीं है। डी भी आ गया। क्यों भाई मनीष ठाकुर, क्लास में हो कि चले गए? बोलो क्या पूछ रहे हो तुम? हाँ भाई बताओ। ये बंदा पूछा है पैकेज लेने आ सकते हैं क्या क्लास के बाद? बिल्कुल आ जाओ भाई। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आया 120 डिग्री बी। कितने लोगों का आ गया है? कितने लोगों का बी आ गया है? बी सही आंसर है। और कितने लोगों को याद ही था? ये मैंने याद ही करने का बोला था, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। याद है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आंसर निकालने से मतलब है, आंसर देते आना चाहिए बस।
क्या है, मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है और दोनों 120 डिग्री के एंगल पर है, तो उनका रिजल्टेंट भी इन दोनों के बराबर ही आता है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या बोल रखा है कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर की वैल्यू बराबर है और उन दोनों का रिजल्टेंट भी इनके बराबर है। तो ऐसा तभी होता है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो। बस सीधे आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, अब इसका मैंने प्रूफ भी बताया था, वो भी बता देता हूं मैं। देखना, अगर अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होती है इनके रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट ए के बराबर ही है, इनका रिजल्टेंट ए के बराबर ही है। ठीक है ना, रिजल्टेंट ए के बराबर ही है, तो ए को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के बदले में भी ए स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, वहाँ पर 2a स्क्वायर आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे कितनी आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। निकालोगे ना कॉस की वैल्यू, इसको उधर ले जाके। ठीक है, कॉस की वैल्यू -1/2, कॉस की वैल्यू -1/2 तब आती है जब एंगल 120 डिग्री के बराबर हो। कॉस 120 की वैल्यू निकाल के देख लो। कॉस 120 निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस का कॉस रहेगा और ASTC रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, ये वैसे याद ही रखना है अपने को, इसको डायरेक्टली यूज कर लेना है, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस तरह की चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आंसर डी आ रहा है कुछ लोग। ढंग से ट्राई करो। बी आएगा आंसर, ठीक से सॉल्व करोगे तो। थोड़ा सा समय दे रहा हूं मैं, ट्राई कर लो उसको अच्छे से।
लक्ष्य तुम्हारा आंसर आ गया? लक्ष्य आंसर आ गया तुम्हारा? सर अभी नहीं आया, मैं कर रहा हूँ। तो करो सॉल्व भाई, तुम तो स्क्रीन की तरफ ही देख रहे हो पूरे टाइम। तो वो सोच रहा हूँ कैसे कर। हैं, सोचने से थोड़ी होगा, कॉपी में पेन चलाओ। हाँ सर। इसको सीधे सीधे सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, कोई ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जो कंडीशन दे रखी सेटिस्फाई करा दो, आंसर आ जाएगा। बी आ रहा है आंसर। प्रांजल आंसर आ गया तुम्हारा? करो एक बार और ट्राई। उन लोगों ने क्या बोला है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, दोनों का सम निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। उन लोगों ने बोला है कि दोनों वेक्टर का सम और दोनों वेक्टर का डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये बोला है कि दो वेक्टर हैं, उनका सम और उनका डिफरेंस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और मैंने बोल रखा है कि जहां परपेंडिकुलर वर्ड सुनाई दें वहां मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आती है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो, है ना। एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, एक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। बस अब तो क्या है, करते जाओ मल्टीप्लाई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा ये, फिर ए वेक्टर माइनस के साथ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, फिर यहां पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, फिर यहां पर माइनस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। हाँ, इतना कर लिया था, यहां तक कहानी समझ में आ गई थी तुम्हें? चलो, इतना करने के बाद अब क्या है,
ए वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? ये होगा मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 0 बनेगा, क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल तो 0 ही होगा ना, दोनों सेम ही वेक्टर है। ठीक है, अब यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होती है, ये बताया था मैंने। डॉट प्रोडक्ट ए और बी का करो या बी और ए का करो, बात एक ही है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होने की वजह से क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या? यहां पर बचा माइनस का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो b इंटू बी इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ये कर दिया अपन ने डॉट प्रोडक्ट और इसको अपने को 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 0। यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू बी के बराबर होना चाहिए, और ए की वैल्यू अगर बी के बराबर हो गई तो इसका मतलब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो बराबर है। दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो क्या है? बराबर है। ये बात समझ में आती है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करा था तो ये था मॉड ए, ये था मॉड ए इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आंसर क्या आया कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब दोनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद फिफ्थ वाला ट्राई करो। नंदनी। सर सर डॉट प्रोडक्ट ही क्यों किया? हाँ, डॉट प्रोडक्ट ही क्यों किया? सवाल गलत है, ये आंसर लाने के लिए करा। जिससे आंसर आ जाएगा वो करेंगे, और क्या। अब डॉट प्रोडक्ट से आंसर आ रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर नहीं आता। वो तो मैंने बोल रखा है। देखो क्या है कि जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर दिखाई दे तो दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट 0 करो, डॉट प्रोडक्ट 0 करो। दिमाग में पहली चीज ही ये आना चाहिए, तो बस वही कर दिया मैंने।
फिफ्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू इसके बराबर है, तो अपने को ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकालना है। ए क्रॉस बी कितना होता है, ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस आ जाता है, यहाँ से मॉड ए कैंसिल, मॉड बी कैंसिल, कॉस को नीचे उतार दो, तो साइन बाय कॉस की वैल्यू आ जाएगी √3, मतलब tan की वैल्यू आ गई √3, tan की वैल्यू √3, मतलब एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया 60 डिग्री के बराबर। बस अब एंगल आ गया तो फिर अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, इससे आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ वाला मैच कर रहा है। हैं? ये हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 देखना है। हाँ भाई प्रांजल बोलो। सर इसका आंसर कौन सा है, फोर्थ है या थर्ड है? फोर्थ दिखाई दे रहा है मुझे तो। यस सर। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, हम्म। फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। यस सर। अरे मैंने उल्टा कर। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आ ही जाना चाहिए। कुछ लोग का आंसर सी आ रहा है, कुछ लोग का बी आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, परपेंडिकुलर वर्ड दिखाई दे रहा है,
तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4, सॉरी, देखो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये आई कैप है और यहाँ पर जे कैप लिखा हुआ है, हाँ ये ध्यान से देखना आपने को, ठीक है। तो ये 2 आई कैप लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 4 आई कैप लिखा हुआ है, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -4 हो जाएगा -8, फिर जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 हो जाएगा प्लस का 12, फिर के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 8 अल्फा, ठीक है ना। ये आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू -4 हो गया -8, जे को जे से मल्टीप्लाई करा तो ये +3 है, ये भी +4 है, आंसर आ गया 12 और ये हो गया 8 अल्फा। इसको 0 कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट करो। नेक्स्ट का आंसर तुम लोग को याद है, पता ही है अपने को कि अगर मैं दो वेक्टर का बी वेक्टर और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो एक वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं बी वेक्टर और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो ये वाला जो वेक्टर मिलता है अपने को, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होने की वजह से इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो सीधे आंसर 4 हो जाएगा। चलो 8th वाला ट्राई करो। सिक्सटी डिग्री आ रहा है आंसर। अच्छा सुनना 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 सुनना, हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या लिखा था, ए वेक्टर बी वेक्टर का सम क्या लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जहां पर प्लस 2ab आता है वहां पर -2ab हो जाएगा। अगर अपन ऐड कर रहे हैं वेक्टर्स को तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पर माइनस आ जाता है, यहां पर प्लस के बजाय माइनस आ जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी अपनी नोट्स में लिख लेना कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू इतनी होती है।
इससे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। इसको अपने को इक्वल करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा से। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा ए बी कॉस थीटा, वहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साथ में बचेगा माइनस का 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओगे तो 2ab cos थीटा और ये भी 2ab cos थीटा ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 4ab cos थीटा की वैल्यू 0 होना चाहिए। अब 4ab cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? यही 0 हो जाए। cos की वैल्यू 0 होना चाहिए। cos की वैल्यू अगर 0 हो जाती है मतलब एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, चलो आज अपन इतना ही देख रहे हैं। हाँ, बाकी अगली क्लास में देखेंगे अब। ठीक है, और मैं अभी चैप्टर है ना, नया चैप्टर चालू नहीं कर रहा हूँ। इस चैप्टर को अभी 1-2 दिन और आराम से चला रहा हूँ। तो तुम्हें ये करना है कि पूरा रिवाइज करके रखो, पूरा पुराना जितना भी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तुम्हें, धीरे धीरे करूँगा तो। उसके बाद नया चैप्टर चालू होगा तो टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। नंदनी बोलो। सर जो पैकेज में गोल्डन की पॉइंट्स किया है ना, उसमें से एक पॉइंट समझ नहीं आया। कहाँ पर? पेज नंबर 70। पेज नंबर 70, एक सेकेंड। कौन सा गोल्डन पॉइंट? इसका 4th पॉइंट। कोई काम का नहीं है। ठीक है, देखो हो सकता है बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अपन उतने उतने पॉइंट पढ़ रहे हैं जो अपने काम आते हैं। ठीक है, और कोई सवाल अगर आगे टकरा जाता है अपने से, जो अपन ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा हो, जिसका यूज हो रहा हो, तो फिर मैं वो वहीं की वहीं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जैसे वेक्टर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये मैथ के पार्ट है, ये फिजिक्स के पार्ट है नहीं, ये पूरे मैथ के पार्ट है। अब उसमें मैं और डिटेल में घुसते जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ना तो ये याद रह पाती है इतने समय तक चीज़ें, और ना कहीं काम आती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो मिलते हैं अपन फिर कल, है ना? बाय बाय।